हेलो एवरीवन, दिस इज तनु ट्रिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है प्रिपरेशंस एंड द रिव्यू ऑफ द बजट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था किस तरीके से हम बजट को प्रिपेयर करते हैं। दिस इज द 8th चैप्टर, राइट। हमने बजट का मतलब समझा था, है ना। बजट के ऑब्जेक्टिव समझे थे, उसके फीचर समझे थे, बजट को बनाने के लिए कैसे सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाता है और टाइप ऑफ बजट की छोटी छोटी एक इमेज क्रिएट की थी माइंड के अंदर, है ना। अब बजट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसके डिफरेंट जो टाइप्स है, जैसे कि कॉस्ट बजट अलग तैयार होता है, सेल बजट अलग तैयार होता है, परचेज बजट अलग तैयार होता है, प्रोडक्शन बजट अलग तैयार होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट अलग तैयार होता है। सभी बजट को हम डिस्कस करेंगे, कैश कैपिटल सब, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की गई है बजट की, डिपेंड करता है उनके नेचर्स के ऊपर, है ना। बजट का मतलब आ गया फंक्शंस के बेसिस पे, ये चैप्टर पूरा डिफाइन है कि फंक्शंस के बेसिस पे कैसे है। क्योंकि आपको पता है लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि आई होप मैं आपको यही पिक्चर दिखाऊं जिससे थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, है ना। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बोला था कि ये पहले दो टॉपिक हैं, ये आपके चैप्टर नंबर 9 के अंदर आने वाले हैं। उसके बाद ये फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बजट, ये आपके चैप्टर नंबर 10 में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके साथ इसके अंदर जीरो बजट हो गया, परफॉर्मेंस बजट हो गया, ये सभी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, चलो हम डिस्कस कर लेते हैं अब टाइप ऑफ बजट के ऊपर, फंक्शनल के बेसिस के ऊपर, कि इसकी जैसे जैसे फंक्शंस हो रहे हैं ना, जस्ट अ सेकेंड, जैसे जैसे कंपनी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं ना, उनके बेसिस पे बजट बना। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे को क्या करनी है, मैंने मेरा ऑब्जेक्टिव सेट किया, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, मैं वापस उसी पॉइंट कंसेप्ट को लेकर चल रही हूँ। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, राइट। तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल हम बिजनेस का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि बजट का मतलब समझ में आ गया आपको। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, प्लान बनाया कि मेरे को इस दिवाली क्या करनी थी। मान लीजिए मेरे को इस दिवाली क्या करनी थी, 10,000 यूनिट्स का सेल करना है, छोटा एग्जाम्पल, 10,000 यूनिट का मुझे सेल करना है, देखिए, ठीक है। अब 10,000 यूनिट को सेल करने के लिए सेल बजट है कि जिसने ये टारगेट डिसाइड किया अकॉर्डिंग टू देयर इज अ मार्केट फैक्टर्स, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर, या फिर मैं कहूँ कि अदर जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उन सभी को एनालिसिस करने के बाद उसने डिसाइड किया कि अब की बार तो केवल 10,000 ही होगी, 20-30 हज़ार नहीं होगी। भाई कहते हैं ऐसा क्यों, कंपनी कहती है पिछली बार तो हमने 40-50 हज़ार की थी यूनिट की सेल, अब की बार 10 क्यों कर रहे हैं। भाई रीज़न देखो सर ये है कि अब की बार लॉकडाउन लगा था, 2020 के अंदर पैंडेमिक सिचुएशन आई थी, उसके दौरान हमने क्या किया है, उस यूनिट को डिक्रीज कर दिया, क्योंकि कोई भी लोग बाहर का सामान नहीं खा रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, है ना। सो हमने क्या किया, एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी एनालिसिस करना है, इंटरनल फैक्टर्स को भी एनालिसिस करना है, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हमें एक इमेज क्रिएट कर लें कि हमें करना क्या है। प्लान डिसाइड हुआ, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला जो मेन अगर बात की जाए फंक्शंस आ जाते हैं कि सेल को सेल डिपार्टमेंट वालों ने अपना सेल बजट तैयार करना है, परचेज करना है, दैट मीन्स कोई भी रॉ मटेरियल होगा, भाई जब तक खरीदेंगे नहीं क्या प्रोडक्शन होगा, क्या नहीं होगा। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होगा कि जो रॉ मटेरियल उनके पास आया उनको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने का, है ना। तो कहने का मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस हो रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, उन एक्टिविटीज के बेसिस पे क्या कर दिया, बजट को डिवाइड कर दिया। देखो सबसे पहला हमने आपको ओके बजट का मतलब आपको देख लिया है, कंप्रेहेंसिव फाइनेंशियल प्लान होता है जिसके अंदर हम कंसोलिडेट करते हैं सारे के सारे बिजनेस इंडिविजुअल्स बजट्स को इन ओवरऑल बजट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का लिए होता है, फाइनेंशियल फिस्कल ईयर के अंदर क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अपने पैसे को और अपनी स्पेंडिंग को, इनकम और स्पेंडिंग के अंदर बीच में एक बैलेंस बना के चलते हैं, जो कि हमने यहाँ पर सभी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, राइट। इवन आप ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि रोड मैप होता है जिसके थ्रू हमें क्या करता है, फाइनेंस की प्लानिंग के रिगार्डिंग हमें कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस दी जाती है, कितना हमें स्पेंडिंग करनी है, कितना हमें अपनी सेविंग करनी है, कैसे क्या कुछ होना है, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन के बेसिस पे क्या है, सबसे पहला जाता है सेल बजट। सेल बजट पता है क्या कहता है कि सबसे अगर मैं कहूँ ना, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे की कंसेप्ट अगर कहूँ सेल बजट है, क्योंकि इसको डिसाइड करने के बाद सारी चीज़ें होंगी। सेल हमने डिसाइड की कि मेरे को 10,000 यूनिट सेल करनी है ना। अब सेल करनी है 10,000 यूनिट, भाई 10,000 यूनिट को करने के लिए मुझे प्रोडक्शन करना होगा, प्रोडक्शन के लिए मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, पैसों की रिक्वायरमेंट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखना पड़ेगा कि हाँ मुझे कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, कितने कहाँ पर मुझे मेरी मशीनरी पे लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब जब से सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, सेल बजट है, उसके बेसिस पे सारे के सारे बजट डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो दैट्स द रीजन क्या लिखा हुआ, सेल बजट इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड सेल ड्यूरिंग द बजट पीरियड। इस बजट पीरियड के दौरान आप कितनी सेल करने वाले उसका एस्टिमेशन है। इट सर्व एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द अदर बजट।
बाकी बजट्स क्या, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं कह सकती हूँ ये बेस है, क्योंकि जब तक आपको अब ये नहीं पता होगा कि आपको कितनी क्वांटिटी बेचनी है, जब तक आप ये नहीं बता सकते कितना प्रोड्यूस करूँ, कितना मैं खरीदूँ, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं बता सकते। दैट्स द रीजन सेल बजट आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके लिए जो भी बनाएगा, इसके जो मैनेजर होगा, इसका जो मैनेजर होगा उसको बनाने में इसी का रोल होगा, है ना, इसी ने एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फैक्टर्स को एनालिसिस किया होगा, राइट। तो इसके लिए ये मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि आपने सेल बजट बनाया था कि मान लीजिए इस साल आपने 10,000 यूनिट बनाई, अब की बार तो क्या पता भाई 7,000 यूनिट को ही सेल किया कर पाए, तो ये नुकसान हो गया, क्योंकि सामान भी तो खरीदा है ना भाई, टाइम भी लगाया है, कैपिटल भी लगाया, लेबर भी लगाया, क्या कुछ नहीं करा, किया नहीं किया, तो उसकी जो कॉस्ट आई है 3,000 रुपये, आपने जो एक्स्ट्रा में आपने जो यूनिट आपने प्रोड्यूस कर रखी है, इसकी जो लागत आई है वो वेस्टफुल हुई है, राइट। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो जितना भी काम होने वाला है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, मॉडरेट हो, जैसा भी हो, वो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो मैनेजर होगा, कोई और पर्सन नहीं होगा जिसने वो बजट प्रिपेयर किया, ठीक है। द प्रोडक्शन बजट इज ड्राइवन फ्रॉम द सेल बजट, ये मैंने आपको बता दिया प्रोडक्शन बजट कहाँ से क्रिएट होता है, सेल बजट से, क्योंकि मुझे पता चला मुझे 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस करना है, तो मैं 10,000 यूनिट के रिगार्डिंग ही मैं क्या करने वाली हूँ, रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने वाली हूँ, राइट। ये क्वांटिटेटिव टर्म में होता है, इसके नंबर के फॉर्म में होता है, वैसे मैंने बताया लास्ट लेक्चर में भी बजट की फीचर्स थी, ये क्वांटिटेटिव टर्म में होते हैं। अच्छा, जो मैनेजर है वो किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा, सबसे पहले सेलमैन एस्टिमेट करेगा कि कितनी सेल हो सकती है, ऑर्डर इन हैंड कितना है, मीन्स कि अब की बार मेरे हाथ में कितने ऑर्डर्स है, जैसे मैंने मोस्ट ऑफ आपको मिठाई की दुकान का एग्जांपल देती हूँ मैंने कहा कि अब की बार मिठाई का जो ऑर्डर है, नॉर्मली हम क्या करते हैं 3 टन क्या करते हैं मिठाई प्रोड्यूस करते हैं, बट अब की बार क्या है मेरे पास हैवी ऑर्डर आया है, स्पेशल मिठाई अपनी शादियों के अंदर भी यूज़ होने वाली है। उस टाइम उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर मतलब एक बहुत बड़ा जागरण है, फंक्शन है, पार्टी है, साथ में काफ़ी सारे प्रोग्राम है, सो उन्होंने कहा कि हमें तो यहाँ पर 3 टन हमारी चाहिए, और 3 टन हमारी शॉप के लिए चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, मेरे को मिठाई की दुकान है, मेरे को दिवाली पर लगानी है, मुझे सेल करनी है, उसके लिए तो मैं स्पेशल 3 टन करती हूँ। और यहाँ पर भी क्या मान लीजिए 2 टन करें तो डिफ्रेंशिएट हो जाए, यहाँ पे डिमांड कितनी आई है, मेरे पास ऑर्डर कितने आए हैं 2 टन का है, तो टोटल डिमांड मेरी इंक्रीज हो गई ना, 3 टन से 5 टन हो गई ना। तो ये देखा जाएगा कि आपके हाथ में ऑर्डर कितने हैं, उसकी बेसिस पे आपको अपनी सेल का बजट डिसाइड करेंगे, ठीक है। पास्ट बिहेवियर मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर द फ्यूचर, आपके जो पास्ट जितनी भी पॉलिसी रही है, कहते हैं ना कि पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, है ना, पास्ट का जो डाटा है बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैंने 2019 के अंदर बड़ी अच्छी सेल की थी, कम से कम 3 टन की मैंने सेल की थी। 2020 के अंदर ये जो 3 टन है ना वो केवल 1 टन रह गया था, क्यों, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर ये पैंडमिक सिचुएशन है, लोग बाहर का खाना नहीं खा रहे थे, बाहर की चीज़ें नहीं खरीद रहे थे, तो हमने केवल वहाँ पे 1 टन बनाए। फिर नेक्स्ट ईयर हमने क्या किया, 1.5 टन के करीब हमने बनाया था सामान, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको 2021 के अंदर, फिर 2022 के अंदर सिचुएशन बेटर होती गई, फिर वापस 2 टन पे आए, फिर हमारे पास सिचुएशन और बेटर हो गई तो हम वापस 4 टन पे आए। 2024 के अंदर हमने क्या किया है, मान लीजिए 5 टन का प्रोडक्शन किया। तो हमारे जो पास्ट जो डाटा होता है वो कहीं ना कहीं इन फंक्शन बजट का क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। सीजन का भी फ्लक्चुएशन देखा जाता है कि सीजन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब दिवाली पर काफ़ी सारी सेल लगती है, गारमेंट्स की सेल लगती है, हर चीज़ की सेल लगती है ना, तो आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेंगे, सर्दियों के कपड़े वो सेल के आपको देखने को मिलेंगे। गर्मियों के इतने नहीं मिलेंगे, सर्दियों के मिलेंगे, चाहे वो जैकेट हुई, कंबल हुई, कुछ भी हुआ, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल कितना अवेलेबल है, दैट मीन्स आपका जो मटेरियल है रेगुलर बेसिस पे, नॉर्मल बेसिस पे मिल जाता है नहीं मिल जाता, या फिर मैं कहूँ कि ऐसा है सीजनल मिलता है कि केवल और केवल जनवरी के अंदर मिलता है और पूरे साल आपको उसी प्रोडक्ट से काम चलाना पड़ेगा जो आपने जनवरी के अंदर खरीदा था। तो अगर मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल है तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर इजी रहने वाले अपनी सेल को इंक्रीज करने में, क्योंकि मटेरियल अरेंज इजीली हो सकते हैं। अगर ऐसा है कि हाँ सीजन में केवल एक ही बार मिलता है तो आपको स्टोरेज की फैसिलिटी रखनी पड़ेगी, जिसके कारण आपका खर्चा बढ़ सकता है। प्लांट की कैपेसिटी क्या है, ठीक है, प्लांट का मतलब क्या है कि आपकी मशीन कितना प्रोड्यूस कर सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस का मतलब कि आपके पास कितने पैसे की अरेंजमेंट है। पोटेंशियल ऑफ द मार्केट क्या है, मींस कि आपका जो सामान है मार्केट में कितना चल रहा है, आप कस्टमर को दिमाग में ध्यान में रख के चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, कंपटीशन कितना है, इन सभी चीज़ों को ये जो सेल मैनेजर है इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही क्या बनाता है, बजट बनाता है। उम्मीद है ये सेल बजट आपको क्लियर हो चुका होगा। सेल बजट क्या है मोटा मोटा अगर मैं बताऊं, ये प्रिपेयर करता है मैनेजर प्रिपेयर करता है, और इसको प्रिपेयर करने से पहले इन सभी फैक्टर्स को वो ध्यान में रखेगा, और ये क्वांटिटेटिव टर्म में होता है। इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी सेल मैनेजर होने वाला है, और डिटेल देगा कि कितना हमें सेल को इंक्रीज करना है, कितनी सेल को करना है, कितना क्या कुछ करना है, मतलब सब कुछ सेल के रिगार्डिंग होगा।
क्योंकि सेल जब तक क्लियर नहीं होगी, जब तक हम आगे प्रोडक्शन का, कैश का, परचेज का, किसी भी तरह का बजट हम इजीली हम मेंटेन नहीं कर सकते, ना ही बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को, आप रॉ मटेरियल को क्या कर रहे हैं, फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कहते हैं हाँ जी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब मैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगी, ऐसी हवा हवा में हो जाएगा क्या? नहीं ना, मुझे लेबर चाहिए, मुझे कैपिटल चाहिए, मुझे लैंड चाहिए, मुझे मशीनरी चाहिए, मुझे क्या कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे चाहिए ना। जैसे कि अगर एक फार्मर का एग्जाम्पल है, अब उसके पास क्या है, बीज है भाई, बीज से क्या है, फसल उगाने के तक, मतलब कि उसका जो फल है वो मिलने तक उसे क्या करना पड़ेगा, उसे ट्रैक्टर भी चाहिए, उसकी जो ज़मीन को जोतने के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं वो अलग से 10 से 12 तरह के होते हैं, वो भी चाहिए, मुझे लेबर भी चाहिए, जो अलग से जो कहते हैं ना कि अड़ंगा है, या मैं कहूँगी गंदगी तो नहीं कहेंगे, अड़ंगा कहते हैं कि जैसे घास में अपने आप को एक्स्ट्रा की घास उग जाती है ना, उसको अड़ंगा कहते हैं हमारे यहाँ पर। आई होप तुम्हारे वहाँ पे भी यही कहते होंगे ना, डस्ट की बात, डस्ट भी नहीं कहेंगे उसको, अड़ंगा ही कहते हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ पे क्या होंगे, उसके लिए हमें लेबर भी चाहिए, उस फसल को काटने के लिए हमें क्या है, वहाँ पे भी लेबर चाहिए होंगे। तो कहने का मतलब जो कॉस्ट आ रही है मुझे मशीन को अरेंज करने में, मुझे लेबर को अरेंज करने में, मुझे इक्विपमेंट को अरेंज करने में, मेरी जो अदर फैक्टर्स है, मेडिसिन इनके ऊपर जो स्प्रे किया जाता है उनके लिए मेरी लागत तो आ रही है ना भाई, इसकी जो कॉस्ट है उसका भी बजट बनता है कि कब प्रोडक्शन करने के लिए मेरी लागत कितनी आई, उसका मैं क्या कर रही हूँ, बजट बना रही हूँ। ठीक है, सो पहले प्रोडक्शन को समझते हैं, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट को समझेंगे। प्रोडक्शन बजट का मतलब क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द सेल बजट। मैंने कहा कि मेरे को 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो आपको क्या होगा, 1500 यूनिट जैसे भी रॉ मटेरियल उसकी रिक्वायरमेंट होगी, मान लीजिए 15,000 एक सेकेंड, 15,000 नहीं होगा, यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि मैं मिठाई का एग्जांपल ले रही हूँ कि मेरे को 10,000 क्या बनानी है, 10,000 किलो क्या बनानी है, मिठाई बनानी है। तो मैंने कहा कि कम से कम 8 से 9 किलो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को दूध चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुझे अदर मटेरियल चाहिए 102-3 किलो। फिर उसके बाद मेरे को क्या करना है, मुझे अपने जो ड्राई फ्रूट्स होती है वो भी मेरे को कम से कम 8 से 10 नहीं कहूँगे, कम से कम 4 से 5 किलो मुझे वो चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा सेल के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको सेल कितनी करनी है, उसके बाद अरेंज करना है। मैंने कहा कि अब की बार 10 नहीं मुझे करनी, 25 करनी है, तो 25 करनी है, तो भाई 9 से 10 की बजाय आप कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, 18 से 19 पे शिफ्ट हो जाएंगे। और 18 से 19 क्या चाहिए, लीटर मुझे दूध चाहिए। ठीक है, ये फोकस करता है टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की, मुझे टोटल कितना प्रोड्यूस करना है, कि इन रॉ मटेरियल्स का यूज करके मैं क्या करने वाली हूँ, इनके ऊपर प्रोसेस करने वाली हूँ, देन उसके बाद मैं क्या करनी, फाइनली आउटपुट जनरेट करने वाली हूँ। अब दूध से मैंने क्या बनाई है, बर्फी बनाई है, रसगुल्ले बनाए, जो भी चीज़ बनाई है, तो वो क्या है, मेरा फोकस रहेगा कि मैंने टोटल आउटपुट कितनी बनाई है। ठीक है, इसके लिए जो फैक्ट्री मैनेजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा कि जो सेल पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं, क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है ना बच्चे, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा तो फैक्ट्री के मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होंगे इस पर्टिकुलर ऑल एक्टिविटीज के ऊपर, है ना। समझ में आई? तो मतलब कि ये है कि प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी क्या है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो मुझे कैश की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है, उसी के हिसाब से मैं क्या करने वाली हूँ, मेरी परचेजिंग करने वाली हूँ। तो इन्वेंट्री पॉलिसी देखी जाती है आपकी, कैसी इन्वेंट्री पॉलिसी है, सेल की रिक्वायरमेंट कितनी है, सेल बढ़ रही है घट रही है, कैसी है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोडक्शन, ये तो नहीं है कि हाँ इस बार भी मैंने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस की है, नेक्स्ट ईयर भी मैंने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, नेक्स्ट ईयर भी मैंने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस की है, इसे बोलेंगे यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि ये फ्लक्चुएट हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल की अरेंजमेंट भी क्या होगी, फ्लक्चुएशन में होगी। आपकी प्लांट की कैपेसिटी देखी जाएगी। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोडक्शन देखा जाएगा कि कितना टाइम ले रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, राइट। तो इन्हीं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में जितनी भी लागत आ रही है उनको हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ द कैरिंग आउट द प्रोडक्शन प्लान, इट इंक्लूड द कॉस्ट रिलेटेड टू द मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, दैट मीन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, समझ में आया? द बजट इंश्योर दैट द प्रोडक्शन एक्टिविटी आर द कॉस्ट इफेक्टिव एंड द अलाइंग विद द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी। आपकी जो बिजनेस की स्ट्रैटेजी है, आपकी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, दोनों एक दूसरे से मैच होंगी, तब जाके आप अपने अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं परचेज बजट के ऊपर। परचेज बजट का मतलब क्या है, जब आप सामान को बनाने के लिए आपने डिसाइड किया कि मुझे 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, और सेल करनी है, सेल करने के लिए आपको इनके लिए प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। प्रोड्यूस के लिए आपको रॉ मटेरियल की तो रिक्वायरमेंट होगी ना, आपको मशीनरी की तो रिक्वायरमेंट होगी ना, उनको आप परचेज करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में मुझे परचेज करना है, कितनी नहीं करना। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे को 8 से 9 लीटर क्या चाहिए, दूध चाहिए। अब परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड है कि आप 8 से 9 कर रहे हैं, या फिर 10 से 12 कर रहे हैं, या फिर 6 से 7 कर रहे हैं।
कि आपने कितना रॉ मटेरियल परचेज किया है उसके बारे में फोकस किया गया। फोकस ऑन द रॉ मटेरियल, फोकस ऑन द फिक्स एसेट, फोकस ऑन द सर्विसेज, राइट। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होगी, गैस होगी, इनके रिगार्डिंग आप बजट बनाते हो। जैसे मैंने कहा कि आपको मिठाई बनानी है तो आपको सिलेंडर भी चाहिए ना, गैस भी चाहिए ना, कितनी रिक्वायरमेंट होगी, आप उसको परचेज कर रहे हो, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट बताएगा क्वांटिटी ऑफ द पर्टिकुलर गुड्स जो कि आपको परचेज करनी है, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव टू बी प्लान द परचेज द एफिशिएंटली वाइल द मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ आप किसी ऑफर का यूज़ कर रहे हैं या फिर मैं कहूँ कि आप किसी डिस्काउंट का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आपके पास जैसे दो आपके पास डिस्काउंट होते हैं, एक तो आता है आपके पास ट्रेड डिस्काउंट, एक आपके पास आता है कैश डिस्काउंट। आता है नहीं आता? अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ आपको मान लीजिए 1000 रुपये की मिल रही है अगर आप एक क्वांटिटी खरीदते हैं, 2000 की मिल रही है अगर आप कोई 2 क्वांटिटी खरीदते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं तो ये जो सामान है ना, ये जो सामान है वो 1000 से की बजाय आपको 900 रुपये का लगेगा अगर आपने 4 क्वांटिटी खरीदी तो, ठीक है। अगर आपने 8 क्वांटिटी खरीदी तो आपको 800 रुपये का लगेगा। अगर आपने क्या किया 600 का तब लगेगा जब आपने क्या किया है, आपने 20 क्वांटिटी को यूज़ किया, खरीदा है, सॉरी। सो आप देख पा रहे हैं मीन्स की क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे आपका जो पर यूनिट क्या है वो कम होता जा रहा है, कि हर एक यूनिट क्या होने वाली है, 600 की लगने वाली है। तो ट्रेड डिस्काउंट होता है जब आप क्या करते हो, बल्क में क्या करते हो, सामान को खरीदते हो और सामान को खरीदने पर आपको ज़्यादा, जब आप सामान खरीदते हो तो उसके ऊपर क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। जैसे आपने देखा भी होगा ना, जब आप मंडी के अंदर जाते हैं फ्रूट्स को खरीदते हैं तो 30 रुपये तो किलो होता है पर केजी। अगर आप 2 किलो लेते हैं तो वो 50 रुपये का मिलता है। कभी नोट किया ये? तो यहाँ पर 5 रुपये का क्या है, आपको यहाँ पे 5 रुपये महंगा मिल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है 5 रुपये करके आपको सस्ता मिल रहा है ना। चीज़ें 1 किलो क्या हो गए 25 रुपये केजी आपको मिल रही है ना। तो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है। परचेज बजट वाले जो डिपार्टमेंट वाले होते हैं ना, उनको ये फोकस करना पड़ेगा कैसे ना कैसे उनकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो सके। वो मिनिमम तब होगी जब आप इन डिस्काउंट्स का यूज़ करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट का यूज़ कर सकते हैं कि आप हैवी क्वांटिटी यूज़ कर लो, हैवी क्वांटिटी को परचेज करो जिससे कि आपका क्या है पर यूनिट कम आएगी। या फिर कैश डिस्काउंट होता है कि आप अगर ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं तो इनकेस मान लीजिए मैंने ये क्या किया 600 यूनिट मैंने 20 यूनिट मैंने खरीद लिया, 600 रुपये की पड़ी मेरे को, तो कितना हो गया 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 12,000 का सामान लग गया है। अगर मैं इसको एक एक करके खरीदती तो मेरे पास कितने का पड़ता ये 20,000 रुपये का पड़ता। तो यहाँ पे जो डिफरेंस नजर आ रहा है, मैंने जो 8,000 रुपये बचाई ये मेरी बचत है, ठीक है। मैंने कॉस्ट को क्या किया है, मिनिमाइज किया, जिससे मेरी जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी क्या होने वाली है, कम होने वाली है ना। अच्छा, अगर मैं इसकी इंस्टेंट पेमेंट कर देती हूँ विद इन 1-2 डेज के अंदर, तो मुझे 12,000 ही पेमेंट करने पड़ेंगे, सॉरी 12,000 से कम पेमेंट करने पड़ सकते हैं, मान लीजिए 11,000 पेमेंट करने पड़ सकते हैं। अगर मैं 2 दिन के बाद पेमेंट करती हूँ तो मुझे टोटल 12,000 देने पड़ेंगे। तो ये डिस्काउंट का मुझे ऑफर उठाना, मतलब जो फायदा है मुझे उठाना चाहिए, है ना। क्योंकि अब देखो ये चीज़ें और सस्ती होगी, मुझे 1,000 का और फायदा मिल रहा है तभी मिलेगा जब मैं 2 दिन के अंदर अंदर क्या करूँगी, पेमेंट करूँगी, राइट। अच्छा, नेक्स्ट जाता है कॉस्ट बजट। कॉस्ट बजट का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था कि जब भी चीज़ों को आप एक्वायर करते हैं ना, किसी पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वहाँ पर उसे हम कहेंगे कॉस्ट आना, ठीक है, इनकर्ड होना। वो कॉस्ट किसी भी तरह की आ सकती है। जैसे मैंने कहा था आपको इस वाले चैप्टर के अंदर बताया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ द बजट के अंदर कि आपकी कॉस्ट किस तरीके से इनकर्ड होती है। सबसे पहले क्या होता है कि आपको मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट आती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है आपकी, आती है नहीं आती। फिर क्या होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी आएगी और आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आएगी, आएगी नहीं आएगी। अच्छा, देन उसके बाद आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव की जो क्या आएगी, कॉस्ट आएगी कि आप चीज़ों को कैसे संभाल रहे हो, उसका प्रोडक्शन का, जैसे कि वेयर हाउस में रखा है, इंश्योरेंस करवाया है, लेके आने जाने की जो खर्चा है वो यहाँ पे आ जाते हैं। स्टाफ इसके लिए प्रॉपर हायर किया हुआ है, ठीक है। आप इसके ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सामान हमारा ठीक है नहीं ठीक है, ठीक है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि मैंने मिठाई पहले ही बना के रख दी, तो ऐसे वेयर हाउस में रखेंगे जहाँ पर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है और उस सामान को सही रखा जा रहा है। अच्छा जी, उस पर्टिकुलर सामान को बेचने के लिए मैं क्या करती हूँ, सेलिंग एक्सपेंसेस भी करती हूँ, जिसे हम सेलिंग कॉस्ट कहते हैं, कि मैंने मेरे सामान को बेचने के लिए कॉस्ट अप्लाई की, जिसको हम कहेंगे प्रमोशन किया, एडवर्टाइजमेंट किया, सेल प्रमोशन किया, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कि सेल को इंक्रीज करने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को। अच्छा, सामान मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, देन उसके बाद मेरे पास किस चीज़ का खर्चा आता है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आता है नहीं आता है,
कि सामान मेरी फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो खर्चा आने वाला है उसके इस सब का बजट तैयार किया जाता है बच्चे। जैसे आपको पता है अमेजोन से अब देखो दिवाली की सेल के दौरान 500 से कम अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर 80 रुपये डिलीवरी चार्ज लग रहे हैं। लग रहा है नहीं लग रहा है? अगर आप 500 से ऊपर ऑर्डर करते हैं तो आपको क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या मिल रहा है, डिलीवरी मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बजट क्या बनाया, अगर 500 से 1 रुपये कम हुआ, 2 रुपये कम हुआ है, तो यहाँ पे क्या आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि कहीं ना कहीं उनके बजट का ही पार्ट है, राइट। अगर 500 से ऊपर कोई सामान ऑफर कर रहा है तो ऑब्वियस है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे बच रहे होंगे। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि आपको हर एक चीज़ के ऊपर बजट बनाना पड़ेगा कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग पे इतनी लागत आ रही है, मेरे को लेबर इतनी चाहिए, मेरे को रॉ मटेरियल इतना चाहिए, मुझे स्टाफ जो हायर किया मैंने ऑब्जर्वेशन करने के लिए, सुपरवाइजर करने के लिए, गार्ड है मैंने वो लगाए हैं, ये सभी के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, एक एस्टिमेशन बनाने वाले हैं। इनको हम कहेंगे कॉस्ट। कॉस्ट मेरी इतनी तरह की होती है। वैसे हमने कॉस्ट शीट के अंदर प्रॉपर डिस्कस किया था, मैं आपको शो भी कर देती हूँ। हमने यहाँ किया था, इस पूरे चार्ट को हमने समझा था कि प्राइम कॉस्ट, इसे हम देखो डायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या कहते थे, प्राइम कॉस्ट कहते थे। जब मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कर दे रही थी तो वो क्या बन जा रहा था, फैक्ट्री कॉस्ट बन रही थी। और फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर जब मैं क्या कर रही हूँ, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को ऐड ऑन कर रही हूँ, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, इसके सामान को बनने का खर्चा आ जाएगा। देन उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेरा पास अलग से आएगा। देन उसके बाद मेरे इन सबको मिला दूंगी तो कॉस्ट ऑफ द सेल आएगा, है ना। इसमें जब मैं अपना प्रॉफिट जोड़ लूँ, मान लीजिए मेरे पास क्या है, 20,000 रुपये की लागत आई है, मैंने क्या किया, 9,000 रुपये मेरा इसमें मार्जिन जोड़ लिया है, तो 29,000 रुपये मेरे पास क्या निकल के आया है, सेल निकल कर आई, है ना, कि मुझे इतने में मुझे प्रोडक्ट को सेल करना है। तो ये होता है कॉस्ट बजट बेटे। ओवरहेड बजट का मतलब क्या होता है, जो मैंने अभी समझाया है ना। अब देखो हर एक चीज़ को ना हमने दो पार्ट्स में डिस्कस किया था कि आपके जो खर्चे होते हैं, डायरेक्ट खर्चे भी होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे भी होते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था नहीं किया था। तो यहाँ पर जब मैं बात की जा रही हूँ डायरेक्ट खर्चों के, तो उसे डायरेक्ट ही कहते हैं। इनडायरेक्ट खर्चों को क्या कहा जाता है, ओवरहेड्स बोला जाता है। चाहे वो डायरेक्ट आपका मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे डायरेक्ट आपका इनडायरेक्ट आपका मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे इनडायरेक्ट आपका लेबर से रिलेटेड हो, चाहे इनडायरेक्ट आपका एक्सपेंस से रिलेटेड हो, सबको हम ओवरहेड्स कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या है, ओवरहेड बजट। दैट मीन्स आपके जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, उनके बारे में बात की जा रही है, उनकी बात की जा रही है। मैम इनडायरेक्ट खर्चा मतलब कि आपकी मेन प्रोडक्शन में आपको दिखाई नहीं देता, बट कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है उसको बनने में। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कहूँ कि आपको फर्नीचर बनाना है, ठीक है, आपको टेबल बनानी है, आपको टेबल में क्या नज़र आ रहा है, ये टेबल में आपको ये 4 पिलर नज़र आ रहे हैं जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं खड़े होने के लिए, और आपको कहने का मतलब इसमें रॉ मटेरियल नज़र आ रही है वुड, ठीक है, और इसको बनाने वाला क्या है, लेबर, ठीक है, और उसको आप मार्केट तक लेके आए हो है ट्रांसपोर्टेशन, आपको ये नज़र आ रही है। बट आपको बताऊं, एक बात बताऊं कि यहाँ पर वुड तो ठीक है, बट उस वुड को जोड़ने का काम किसने किया है, शाइनिंग का काम किसने किया है, इनडायरेक्ट है ना। ये जो जोड़ा है, मान लीजिए जैसे ग्लू हो गया है, ठीक है, फेविकोल हो गया, या मैं कहूँ कि जो कील होती है उनके थ्रू जुड़ रही है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये ऐसी मटेरियल है जो कि इनडायरेक्ट है, बट कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रही है कि फाइनल प्रोडक्शन हम बना सकें। लेबर की अगर बात की जाए, जो लेबर बना रही है वो तो आपको दिखाई दे रही है, पर जो लेबर इसका ध्यान रख रही है, सुपरवाइज कर रही है, गार्ड है, वो क्या है, आपके इनडायरेक्ट लेबर है। जैसे अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी दी जा रही है ना, कि ये खराब ना हो, पानी से बची रहे, वेयर हाउस की सर्विस, ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं। तो यहाँ पर हर तरह के खर्चे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। मैन्युफैक्चरिंग में मैंने आपको बता दिया कि ये जो तीनों चार इसमें एग्जाम्पल हो गए। अगर मैं वेयर हाउस के स्टाफ की रिक्रूटमेंट कर रही हूँ रेंट के लिए, इनको अरेंजमेंट करने के लिए मैंने प्रॉपर स्पेस लगाया है, और स्पेस की मेरे को क्या करना पड़ रहा है, रेंट देना पड़ रहा है, ये भी मेरे पास इनडायरेक्ट खर्चा ही है, ठीक है। तो देखो ओवरहेड का मतलब क्या है, ऑनगोइंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस दैट आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। दीज कॉस्ट इंक्लूड द टाइम आइटम लाइक दैट इज अ रेंट हो गया, यूटिलिटीज़ हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज हो गई है, अदर जितने भी जनरल छोटे मोटे एक्सपेंसेस है उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इनकी अगर आप एस्टिमेशन कर रहे हैं तो उन्हें बोला जाता है ओवरहेड बजट कहेंगे, में इसकी इनडायरेक्ट जितने भी खर्चे हैं, ओके। कैश बजट का मतलब क्या है भाई, कैश तो मेन है कि कहाँ मुझे कितना पैसा एलोकेट करना है, कितना पैसा आ रहा है, राइट। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, चैप्टर नंबर हमारे पास था 7 चैप्टर था, कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, क्या डिस्कस किया था कि फर्म के अंदर कितना तो इनफ्लो हो रहा है और कितना फर्म के अंदर आउटफ्लो हो रहा है, डिस्कस किया था नहीं किया था।
इनफ्लो और आउटफ्लो का बैलेंस मैच कर रहे थे। अगर आपके पास पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छी सिचुएशन है, इंक्रीजिंग रिटर्न है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जो कैश फ्लो है वो पोजीशन अच्छी नहीं है ना। तो यहाँ पर कैश बजट वही बताता है कि एस्टिमेट बताता है कैश का इनफ्लो कितना हो रहा है, कैश का आउटफ्लो कितना हो रहा है। हेल्प करता है कि हाँ फर्म के अंदर लिक्विडिटी बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये साल के अंदर एक बार बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी सेल्स हुई है इसके अंदर पता है 3 एक्टिविटीज, आप वीडियोस लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक तो है आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक आपके पास है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक आपके पास है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले आप पैसे को अरेंज करते हो, फिर उसको इन्वेस्ट करते हो, और जो भी आपके जो डेली रूटीन के जो खर्चे होते हैं, वर्किंग कैपिटल के जो वर्किंग एक्सपेंडिचर होते हैं वो यहाँ आते हैं, ठीक है, करंट नेचर के। सो इस कैश बजट के अंदर यही चीज़ें होती है कि कितना पैसा आया है, कितने की पेमेंट करनी है, कितनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रहती है, ठीक है। ओवरऑल हम इसे ये कह सकते हैं कि ये हम इसे कैश बजट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जाता है आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर का तो मतलब समझ गए ना कि खर्चा है। बजट का मतलब क्या है? इस खर्चे के लिए हमने क्या करना है? एस्टिमेट करना है, प्लान करना है, कितना पैसा लगाना है। बट कैपिटल जब वहाँ उसके सामने लग जाता है तो उसकी डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है। क्या? अगर मैं यहाँ पर रिवेन्यू रखती तो उसकी डेफिनेशन अलग होती, कैपिटल रखा है तो इसकी डेफिनेशन अलग होगी। कैपिटल का मतलब होता है जब हम एक हैवी अमाउंट, एक हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पर, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे को जब भी मैं कर रही हूँ वो फिक्स नेचर के आइटम पे कर रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे मशीनरी खरीदनी है, लंबे टाइम वाली है, मैंने आज मशीनरी खरीदी, ये तो नहीं है कि कल परसों में कहूँगी चलो बेच दो इसका, ये खराब हो गई। मैंने कंप्यूटर खरीदा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आज खरीदा है 2024 के अंदर तो मैं 2025 के अंदर कहूँगी चलो बेच दो इसको, अब काम का नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये ऐसी फिक्स एसेट्स होती हैं जिनके ऊपर लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी इन्वेस्ट करती है और अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो बेनिफिट प्रोवाइड करके दे तब इन्वेस्ट करती है। अब देखो मैं इस स्क्रीन के बिना, कैमरे के बिना, CPU के बिना, मैक के बिना, इन सब के बिना मैं आपको ये वीडियो लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। क्यों? क्योंकि ये मेरे को बेनिफिट देके जाने वाला है। कहीं ना कहीं आपका और मेरे साथ क्या है? कनेक्शन क्रिएट हो रहा है एक स्टूडेंट और टीचर का, राइट। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? दिस बजट गिव एन एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ द कैपिटल, कि आपको अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना यूज होने वाला है। इट्स रिक्वायर्ड फॉर द परचेजिंग द फिक्स एसेट नीडेड फॉर द फुलफिलिंग द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। जो आपको प्रोडक्शन करनी है, मैंने कहा कि मेरे को मशीन खरीदनी है, मेरे को कंप्यूटर खरीदना है, मुझे ये पेन टैब खरीदना है, तो ये मेरे लिए कैपिटल एसेट्स है, जो कि ऐसे एसेट जो कि मैं लॉन्ग टर्म की एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। और ऐसी एसेट्स होती है जो कि मुझे बेनिफिट प्रोवाइड करके जाती ही जाती है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है? नहीं तो चलो आगे। जैसे कि मैंने कहा कि मशीन की रिपेयरमेंट करनी है, मेंटेनेंस करनी है, रिप्लेस करना है, चेंज करना है स्ट्रक्चर का, ये सारी की सारी आइटम्स यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जीरो बेस बजट क्या होता है? जीरो बेस बजट क्या होते हैं वैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आपका जो जीरो बेस बजट क्या है। यहाँ पर देखो मीनिंग, फीचर्स एंड द जीरो बेस बजट। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि जीरो बेस बजट वो बजट होता है जो कि आपका स्क्रैच से शुरू होता है, मीन्स कि जीरो से। अभी तक जितने बजट हमने पढ़े, 8 जो बजट पढ़े, वो सभी के सभी वो क्या होते हैं? प्रीवियस डाटा के ऊपर बेस होते हैं। नॉर्मल बजट और जीरो बेस बजट में यही है। देखो नाम से क्लियर है, जीरो मीन्स की जो स्टार्टिंग मतलब जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है। ये अपनी रिक्वायरमेंट, अपने गोल, अपनी फिनेंस की स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि हमें इतना करना है, ठीक है। समझ में आ गया? इसको सिंप्लीफाई करके कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। सेल बजट क्या होता है कि हाउ मच अ कंपनी एक्सपेक्टेड टू सेल, उसलिए हम बजट बना रहे हैं। परचेज दैट मीन्स हमें कंपनी को कितनी रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को करने के लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्शन की प्रोडक्शन करेंगे तो तभी तो सेल रिक्वायरमेंट होगी कि हाउ मेनी यूनिट्स नीड टू बी द प्रोड्यूस टू मीट द सेल डिमांड। सेल डिमांड को करने के लिए परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे, परचेज डिपार्टमेंट परचेज को कंप्लीट करेगा। कैश कितना रिक्वायरमेंट है, कैश डिपार्टमेंट करेगा कि यहाँ कैपिटल कितनी एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होगी। ओवरहेड दैट मीन्स आपके इनडायरेक्ट जितने भी खर्चे होने वाले हैं। कॉस्ट बजट क्या है? जो एस्टिमेट करता है टोटल कॉस्ट कितनी है, ठीक है। अच्छा, बजट रिपोर्ट क्या होता है? आइए, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो ये समझना बड़ा आसान है, क्योंकि एक हमने पढ़ा था बजट मैनुअल। बजट मैनुअल पता है क्या था? जो कि डिटेल बताता है, गाइडलाइंस देता है, एस्टिमेशन देता है कि हाँ किसके कैसे क्या कुछ रूल प्रिंसिपल्स हम अप्लाई करने वाले हैं। बट बजट रिपोर्ट क्या होता है कि आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि शो करता है हाउ वेल यू फॉलोइंग यूर बजट, कैसे आप अपनी बजट्स को फॉलो करने वाले हैं। मीन्स कि आपकी जो इनकम है, एक्सपेंसेस जो आपने बनाया था क्राइटेरिया, वो आप ऐसा तो नहीं है कि आज बना दे आपको 3 महीने के बाद वो सेम एज इट इज याद रहने वाला है। नहीं, जो पेपर है, ये जो डॉक्यूमेंट है, वो बार बार रिकॉल करवाता रहेगा कि हाँ जी ये ऐसे ऐसे करना है। जैसे मेरे को बताया गया है कि आपको इतनी क्लासेस का सिलेबस कंप्लीट करवाना है। सो यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे क्या है, ये मेरे लिए एक डॉक्यूमेंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कैसे कैसे मुझे परफॉर्म करना है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हमारे जो बजट के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो क्या लिखा हुआ है, इट्स कंपेयर योर प्लान इनकम एक्सपेंसेस विद द एक्चुअल मनी यू अर्न एंड स्पेंड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि आपने कितना इस महीने कमाया है और कितना आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये अंडरस्टैंड करता है, ये आपको हेल्प करता है समझने में कि इफ़ यू आर ऑन द ट्रैक, कि आप ट्रैक पर हैं या नहीं है, और द फाइनेंशियल गोल आपको अचीव हो रहे नहीं हो रहे। ये कहीं ना कहीं आपको अपने ऑब्जेक्टिव वाले जो टॉपिक किया था ना हमने बजट के अंदर, सेम इस तरीके से ही है कि आपको फाइनेंशियल प्रोग्रेस के रिगार्डिंग ट्रैकिंग देता है, कंपैरिजन करता है कि जो आपने बनाया था क्या आपने वही अचीव किया है नहीं किया। क्या आपको शादी के एग्जाम्पल याद है जो हमने 15 लाख से 18 लाख, 18 लाख से 12 लाख पे गए थे। अगर आपने ज़्यादा किया तो आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, अगर कम करें तो आपने बेटर यूटिलाइजेशन किया अपने रिसोर्सेज का, राइट। हम इसके जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर मैंने कहा कि मैंने 18 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, करने चाहिए थे कितने 15 लाख, तो यहाँ पे जो 3 लाख रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा हुए, ओवर स्पेंडिंग है, ये गैप है 3 लाख रुपए का, राइट। समझ पा रहे हैं। तो आपके जो वेरिएशंस होते हैं, डिस्पर्जन होता है, गैप होता है, इनको आप आइडेंटिफाई करने में आपको मदद की जाती है, आपको डिसीजन लेने में मदद करते हैं कि हाँ नेक्स्ट ईयर मेरे पास इतना ज़्यादा खर्चा हुआ था, एक्सटर्नल फैक्टर ये थे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल क्या चल रहा था, शादी का एग्जाम्पल था ना, कि मिस्टर एक्स को क्या करनी है, शादी करनी है अपने बच्चे की, ठीक है, अपने लड़के की शादी करनी है, तो इसने ये खर्चा किए, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा में रखा। क्यों रखा? क्योंकि इनकेस मान लीजिए बारिश हो गई तो होटल जो आपने बुक किया है तो बाहर तो प्रोग्राम होगा नहीं, तो आपको जो हॉल है उनका रूम है वो बुक करने पड़ेंगे, तो खर्चा बढ़ गया, राइट। तो आपको डिसीजन लेने में आपको हेल्प भी करता है बजट, कहीं ना कहीं आपको प्रमोट करता है अकाउंटेबिलिटी की ओर, दैट मीन्स आपको आंसर देने की ओर करता है। जैसे कहते हैं ना कि एक तो ड्यूटी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक आपकी होती है। इन दोनों को हटाने के बाद ये दोनों तभी कंप्लीट होगी जब आपको क्या होगा, अथॉरिटी मिलेगी, और ये दोनों चीज़ें हैं तो आप क्या करेंगे, आंसरेबल होंगी कि हाँ मैंने कितना काम किया, कितना काम इसके अकॉर्डिंग किया है या नहीं किया। फ्यूचर के रिगार्डिंग आपको ज्ञान मिल रहा है नहीं मिल रहा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब की बार मेरे पास जितने भी फैक्टर्स थे, पैंडेमिक सिचुएशन का एग्जाम्पल लेंगे, 2020 के अंदर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि दुकानें बहुत ज़्यादा बंद थी, लोग बाहर का खाना क्या है बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे। तो क्या सजेशन मिला, क्या मुझे आइडिया मिला कि आपको अब की बार प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, कम करना चाहिए। तो ये मेरा फ्यूचर ही है ना। अब देखो 2024 के अंदर सिचुएशन बिल्कुल बेटर है, लोग बाहर का खाना पसंद भी कर रहे हैं, तो क्या मैं कम प्रोडक्शन करूँगी? नहीं करने वाली भाई। यहाँ तो प्रोडक्शन क्या होगा, बिल्कुल जम के होने वाला है, दब के होने वाला है ना। तो यहाँ पे आपको फ्यूचर के रिगार्डिंग क्या मिल रही है, एक एस्टिमेशन मिल रहा है। एग्जाम्पल देखो, यू स्पेंड 3000 ऑन द एंटरटेनमेंट, आपने स्पेंड कर दिए 3000 रुपये, बट यूर एक्चुअल आपको करने थे, ये डिसाइडेड है, प्लान किया गया है, ठीक है, कि 3000 करनी है, बट आपने एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना कर दिया, 4000 कर दिया। तो कहीं ना कहीं 1000 रुपये आपकी ओवर स्पेंडिंग है। आपने गैप देखा, आपने नेक्स्ट ईयर के लिए देखा कि हाँ नेक्स्ट ईयर मेरी इतनी सैलरी कट होने वाली है ना, 1000 रुपये मेरा क्या और ज़्यादा खर्चा होने वाला है, क्योंकि ये जो खर्चा है मुझे नेक्स्ट ईयर की सैलरी से करना पड़ेगा। क्या फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाए ना, थोड़ा सा तो कर पाए होंगे, राइट। तो चलो, तो इसका अगर कंक्लूजन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बजट रिपोर्ट हेल्प करता है मॉनिटर करने के लिए आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, आपकी फाइनेंशियल गोल को क्या आप ट्रैक पे हैं या नहीं है, कंपैरिजन करने के लिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चंस हैं उनको आप देख सकते हैं। ओके जी, चैप्टर हो गया है फिनिश, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर था, टाइप्स बड़े इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सभी चीज़ें पॉइंट सभी टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे, 8-9 जितने पॉइंट्स थे हमारे पास। अगर आप इस चैप्टर के नोट्स लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ₹9 आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए पे करने होंगे। ओके, डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर दिया हुआ है, टीम के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे कैसे आप इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। ओके जी, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपका लेक्चर नंबर है 10, जिसके अंदर हम बात करेंगे जीरो बजट, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट, परफॉर्मेंस बजट, बजट कंट्रोलिंग रेशो क्या होता है, इन सब के बारे में। देन हमारे जो चार्ट है ना कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके जी।